हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स एपीजे अब्दुल कलाम का पार्ट 2। जो लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले जाके पार्ट 1 देख लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। When you pray, he said, you transcend your body and become a part of cosmos which knows no division of wealth, age, caste and creed। यदि मैं बात करूं इस लाइन का तो उनके पिताजी कहते हैं कि when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं तो होता क्या है कि आपकी जो पूरी बॉडी जो है वो ट्रांसेंड हो जाता है। एक अलग सी दुनिया में आप चले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में आप पहुंच जाते हैं जहां पे किसी भी प्रकार का डिवीज़न नहीं होता। यहाँ पे जो ऑन लिखा गया है इसको नो बना दीजिएगा। तो एक ऐसा दुनिया जहाँ पे न वेल्थ, न एज, न कास्ट, न क्रीड, न रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉस्मोस के बारे में बताया जा रहा है कि कॉस्मोस क्या है। कॉस्मोस एक ऐसी दुनिया है जो कुछ नहीं जानता है। ना तो वो वेल्थ के बारे में जानता है, ना वो एज के बारे में जानता है, ना कास्ट के बारे में जानता है, ना क्रीड के बारे में जानता है। जाति पाति कुछ नहीं जानता। इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एपीजे अब्दुल कलाम जो कि अपने पिता से रिलीजियस प्रेयर के बारे में पूछते हैं, और रिलीजियस प्रेयर के बारे में जब पूछते हैं तो उनके पिताजी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि रैदर प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन द पीपल। यदि जब वो पूछते हैं तो एक स्पेशल कम्युनियन के बारे में उनके पिताजी जो है बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब आप प्रेयर करते हैं ना तो आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं, और यूनाइट होने के बाद वहाँ पे केवल जो है सभी की आत्मा ही होता है ना। कोई एज का बार नहीं होता, कोई जाति पाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जो हैं वो इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किस हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझिए। यहाँ पे उन्होंने एक रिमार्क दिया, और रिमार्क में उन्होंने बताया कि जब कोई भी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जब लोग वहाँ पे खड़े होकर जब अपने भगवान की प्रार्थना करते हैं तो वो एक ऐसी दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं है लोगों में, और लोग सभी यूनाइटेड हो जाते हैं। यही है प्रेयर का इम्पॉर्टेंट। माई फादर could convey the complex spiritual concept in very simple down to earth तमिल। उनके पिताजी बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे तमिल शब्दों में बड़ा सहज रूप से कह देते थे। माई फादर कुड कन्वे द कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। लोगों को लगता था कि स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत विशाल चीज़ है। आज के समय में भी लोगों की ऐसी धारणा होता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ही कठिन काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। साधारण शब्दों में यदि कोई व्यक्त कर दे, ऐसे व्यक्ति थे उनके पिताजी। ही वंस टोल्ड मी, एक बार उन्होंने कहा था। ही वंस टोल्ड मी, उनके पिताजी एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी, उन्होंने एक बार कहा था। ठीक है, ही वंस टोल्ड मी, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी बोले थे। In his own time, in his own place, in what he really is, and in the stage
he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. एक बार उनके पिताजी ने उन्हें समझाते हुए कहा था, इन हिज ओन टाइम, अपने समय में, खुद के समय में, इन हिज ओन प्लेस, खुद के जगह पे, इन वॉट ही रियली इज, जो एक्चुअली उनके पास है, एंड इन द स्टेज ही वॉज रीच्ड, और जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं, गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए स्पेसिफिक एलिमेंट, हर इंसान के अंदर में होता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। इसके साथ साथ वो कहते हैं, सो वाई ही अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, सफरिंग एंड प्रॉब्लम। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम जो है अपने पिताजी से पूछ लेते हैं, सो वाई ही अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, सफरिंग एंड प्रॉब्लम, व्हेन ट्रबल्स कम ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ यू सफरिंग, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। और यहाँ पे अपने पिताजी से पूछते हैं कि फिर लोग आखिर इतना घबराते क्यों हैं। तब वो कहते हैं कि यहाँ भी एक रेलिवेंस है, मतलब समझने की चीज़ है यहाँ पे। और इंसान को क्या समझना है कि जब उसके पास में ट्रबल्स आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस, आखिर वो क्यों आया, आखिर वो सफ़र क्यों कर रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए उसके पास वो आता है। और जो व्यक्ति अपने एडवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने की कोशिश करता है, अपने एडवर्सिटीज़ में जो इंट्रोस्पेक्शन करता है और डीपली सोचता है अपने बारे में, एडवर्सिटी मतलब हार्डशिप, वो जो बैड टाइम होता है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है जिस समय मनुष्य को, वैसे समय की बात कर रहा है। सो वाई ही अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टी, सफरिंग एंड प्रॉब्लम, व्हेन ट्रबल कम ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ योर सफरिंग। और ऐसा समय जब आपको लगे कि आप एक बुरे समय से गुजर रहे हैं, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत होता है कि आखिर ये समय क्यों आया। और जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आप सफल होते हैं। इसलिए कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन। आपको एक मौका मिल रहा है, आप अपने एडवर्सिटीज़ के बारे में सोचिए। फिर वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू हेल्प एंड एडवाइस। एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिताजी से पूछते हैं, यदि इतनी ही सहज बात है तो ये बातें आप उन लोगों को क्यों नहीं बता देते? वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस। इतनी ही सहज बात है तो आप लोगों को क्यों नहीं बता देते हैं? He put his hand on my shoulder, looked straight into my eyes. और उनके पिताजी कंधे पे हाथ रखते हैं और सीधे एपीजे अब्दुल कलाम की आंखों में देखते हैं। For quite some time, he said nothing. एक अच्छे समय तक वो कुछ नहीं बोलते हैं। As जैसे मानो, as if जैसे मानो, he was judging my capacity to apprehend his words, जैसे मानो वो मेरी क्षमता को जज कर रहे हैं, क्या मैं जो शब्द बोलने वाला हूँ या जो मैं इसे समझाने वाला हूँ, क्या इसे समझ में आएगा? Then he answered in a low deep voice. तो कुछ समय चुप रहने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी उनकी आंखों में स्ट्रेट देखते हैं और कुछ देर के लिए चुप रहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मानो कि जैसे मेरे पिताजी मुझे देखकर एप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं जो बात अभी बोलने वाला हूँ क्या इसे समझ में आएगा? और तभी वो धीरे धीरे शब्दों में कहते हैं, His answer filled me with a strange energy and enthusiasm.
उनका जो आंसर है वो मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न कर देते हैं। हिज आंसर फिल्ड मी। एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी के द्वारा दिया गया आंसर एक स्ट्रेंज एनर्जी फिल कर देता है। Whenever human being find themselves alone, जब भी कोई इंसान अकेला होता है, whenever human being find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. जब भी कोई इंसान ह्यूमन बीइंग अपने आप को अकेला पाता है तो एक नेचुरल रिएक्शन उसके अंदर होता है और वो अपना एक पार्टनर खोजने की कोशिश करता है। Whenever they are in trouble, जब वो किसी विशेष प्रकार की ट्रबल में होता है, they look for someone to help them, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसे मदद कर सके। Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के ट्रबल में होता है तो वो अपने आसपास ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उसे मदद कर सके। जब वो ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाता है जिस सिचुएशन में पहुंचने के बाद और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके सिचुएशन को बेटर कैसे किया जाए उसे समझ में नहीं आता, तब वो दूसरे इंसान को ढूंढता है जो उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। Whenever they are in trouble, they look for someone to help them. Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. Every recurrent anguish, longing, desire find its own special helper. हर प्रकार, हर बार रिकरेंट एंग्विश, ये जो जानने की इच्छा है, डिज़ायर है, पाने की इच्छा है, वो खुद ढूंढ लेता है अपने तरीके से एक स्पेशल हेल्पर। रिकरेंट एंग्विश, वो जो जानने की जो इच्छा है, लॉन्गिंग है, डिज़ायर है, वो खुद ढूंढ लेता है एक स्पेशल हेल्पर। फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, आई एम बट a go-between in their effort to propitiate demonic forces with prayers and offering. वो लोग, for the people, वो लोग who come to me, वो लोग जो मेरे पास आते हैं ऐसे समय में जब वो किसी न किसी प्रॉब्लम में होता है, in distress. For the people who come to me in distress, वो लोग जो मेरे पास आते हैं डिस्ट्रेस में, बुरे समय में, आई एम, मैं हूँ। तो मैं क्या हूँ? बस केवल गो बिटवीन इन देयर एफर्ट, प्रयास वही करता है और जस्ट केवल मैं उसे कम करने की कोशिश करता हूँ। एक डोमिनिक फोर्सेस विथ प्रेयर एंड ऑफरिंग। मैं क्या करता हूँ? जब वो मेरे पास आता है तो मैं जस्ट एक ईश्वर से छोटा सा प्रेयर करता हूँ। प्रेयर में ईश्वर से कितने ही वो कहते होंगे, हे ईश्वर यदि तू है तो इसके प्रॉब्लम को कम कर दे। लोग यही तो करते हैं। जब आप परेशान होते हैं और किसी के पास जाते हैं तो वो केवल प्रार्थना ही कर सकता है वेल बीइंग के लिए। वो कहते हैं दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच एट ऑल एंड शुड नेवर बी फॉलोड। वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच एट ऑल, किसी भी प्रकार से ये सही तरीका नहीं है, एंड शुड नेवर बी फॉलोड। वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी एंड द विजन दैट एनेबल अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवरसेल्फ। वो कहते हैं वन मस्ट अंडरस्टैंड, हर इंसान को ये बातें समझ में आनी चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द फियर रिडन विजन, जब कोई व्यक्ति डर से किसी के सामने झुकता है अपने डेस्टिनी के लिए,
अपने मंजिल के लिए। तो वैसे समय में उसका जो विज़न होता है, दैट एनेबल अस टू सीक एनिमी फुलफिलमेंट विद इन आवरसेल्फ। इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले डर पे विजय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंसान को पहले खुद के अंदर देखना चाहिए कि यदि उसके अंदर कोई एनिमी है, उसके खुद के अंदर यदि कोई एनिमी है, तो सबसे पहले उसे खोजना होगा और उसे खोजने के बाद उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। इसलिए कभी भी डर से जो है प्रेयर नहीं होता है। वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी and the vision that enable us to seek the enemy fulfillment within ourselves. I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before the dawn. सुबह होने से ठीक सुबह 4 बजे, मतलब सुबह होने से पहले ही नमाज के लिए वो अपने दिन की शुरुआत करते थे। जब वो नमाज पढ़ लेते थे, he used to walk down a small coconut grove. We owned about 4 miles फ्रॉम आर होम। वो कहते हैं, मुझे याद है, पूरे अच्छे तरीके से याद है, मेरे पिताजी सुबह की शुरुआत जो है ना सुबह 4 बजे से करते थे। नमाज पढ़ते थे सुबह होने से पहले, और जब नमाज पढ़ा हो जाता था तो वो चले जाते थे अपने कोकोनट गार्डन में, जहाँ पे कोकोनट का पेड़ लगा होता था, और वहाँ से कोकोनट तोड़ के वो चले आते थे। 4 माइल्स दूर था उनके घर से। ही वुड रिटर्न विथ अबाउट डजन कोकोनट, लगभग 1 दर्जन कोकोनट होता था, टाइट टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे वो 1 दर्जन कोकोनट लेके चले आते थे। एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, और तब उनका ब्रेकफास्ट होता था। दिस रिमेन हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 60s, और जब वो 60s की उम्र में थे, 60s में मतलब 60 से 70 वर्ष की उम्र के बीच में जब वो थे, तब तक ये रूटीन उनका डेली का रूटीन था। सुबह 4 बजे उठना, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद में कोकोनट ग्रुप में जाना जो कि उनका खुद का था, वहाँ से लगभग 1 दर्जन कोकोनट तोड़ना और तोड़ के वापस आना, तब उनका ब्रेकफास्ट होता था। और 70 साल की उम्र में, 60 से 70 साल की उम्र के बीच में वो ऐसे ही करते थे। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ tried to evaluate my father in my own world of science and technology. जीवन भर, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जीवन भर, थ्रू आउट माई लाइफ, जीवन भर वो अपने पिताजी को जज करने की कोशिश करते थे। इवेलुएट माई फादर इन माई ओन वर्ड, मैं अपने शब्दों में, अपने साइंस के शब्दों में, टेक्नोलॉजी के शब्दों में एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिताजी को हमेशा जज करने की कोशिश करते थे, हमेशा प्रयास करते थे। आई हैव एंडिवर्ड, वो हमेशा प्रयास करते थे टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ्स रिवील्ड टू मी by my father and feel convinced that there exists a divine power and that lifted one from the confusion, misery, melancholy and failure, guide one to one's true place. अब वो कहते हैं, वो हमेशा कोशिश करते थे ये समझने की कि जो फंडामेंटल ट्रूथ्स है उसे सामने लाया जाए। अब वही चीज़ वो अपने पिताजी से जानने की कोशिश करते थे। वो अपने पिताजी से जानने की कोशिश करते थे, और जब उनके पिताजी उन्हें समझाया करते थे वो बातें, जिसे हम लोग रेलिवेंस ऑफ प्रेयर कहते हैं, तो होता क्या था कि वो कन्विंस हो जाते थे उन बातों से, वो मान लेते थे, कन्विंस हो जाते थे दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, मिजरी, मिलंकली, फेलियर एंड गाइड वन एंड वंस ट्रू प्लेस। और जो भी कन्फ्यूज़न होता था, जो भी मिज़री होता था, जो भी उनके अंदर में किसी प्रकार का दुख होता था, भय होता था, फेलियर होता था, एंड गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस। तो ऐसे समय में वो इस चीज़ को मान लेते थे कि प्रेयर एक ऐसा चीज़ है, प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है, जब मनुष्य जो है ऐसी प्रॉब्लम में फंसा होता है जहाँ पे उसे कई प्रकार के दुख होते हैं, कई प्रकार के असंतोष होते हैं उनके अंदर में, फेलियर नज़र आता है, तो प्रेयर जो है वो गाइड करता है उसे सही जगह पे ले जाने में। एंड वंस एन इंडिविजुअल severs his emotions and physical bond, he is on the road to freedom, happiness and peace of mind. और एक बार जब व्यक्ति इस चीज़ से गुजर जाता है, अपने इमोशनल
एंड फिजिकल बॉन्ड पे विजय प्राप्त कर लेता है, ही इज़ ऑन द रोड टू फ्रीडम, और वो फ्रीडम की ओर होता है, हैप्पीनेस की ओर होता है, पीस की ओर होता है, पीस ऑफ माइंड। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी अभी मैंने डिस्कस किया है, आपको ये बातें समझ में आई होगी। जहाँ तक मैं समझ सका एपीजे अब्दुल कलाम की बातों को, फाइनली मैं यही आप लोगों से एक कमेंट करूँगा अपनी तरफ से कि एपीजे अब्दुल कलाम इसके मार्फत से बस यही कहना चाहते थे कि प्रेयर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे ये लोगों को क्या करता है, यूनाइट कर देता है। मनुष्य जब परिश्रम करते 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 हार जाता है तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देता है और अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने लगता है। और जब वो इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर करता है तो एक एडवर्सिटी में उसे पता चलता है कि उसने अपने पास्ट वाले टाइम में जो जो गलती किया है, वो क्या क्या गलती किया है, उस गलतियों को वो देखता है और आने वाले समय में उसे सुधार के आगे बढ़ता है। तो इसलिए मनुष्य जो है वो हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद अपने हार्डशिप टाइम में वो अपने आप को क्या करता है कि अपने आप को चेक करता है और जो गलती हुआ उसे सुधार के वो आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो उसके पास अब फेलियर नहीं होता, उसके पास वो मिज़री नहीं होता, उसके पास किसी भी प्रकार का मिलंकली नहीं होता और वो आगे बढ़ता है विथ हैप्पीनेस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ता है, विथ फ्रीडम, और फ्रीडम के साथ वो आगे बढ़ता है, खुशी के साथ आगे बढ़ता है, शांति, पीस ऑफ माइंड। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये मेरा डिस्कशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको डिस्कशन मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।